नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ट्रंप साहब ने एक और कन्वेंशन तोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन में 1 घंटा बोले हैं साहब। यहां पे नॉर्मली 15 मिनट का परंपरा है कि 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन साहब स्टार्ट किया तो रुके ही नहीं। फिर बोलते गए बोलते गए बोलते गए और 1 घंटा बोलते गए, अटैक भी किए। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत की जो रेमिटेंसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा छा गया है। और दूसरा, भारत के एक्सपोर्ट्स टूटने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक भारत की आर्थिक स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आ रही है, खासतौर से एक्सपोर्ट फ्रंट के ऊपर। स्वागत है आप सबका। यूनाइटेड नेशन में कल रात को 23 तारीख और 26 तारीख ये 4 दिन हेड ऑफ स्टेट्स के लिए रहते हैं, जब यूएनओ के अंदर सब देश के रिप्रेजेंटेटिव, राष्ट्र अध्यक्ष या उनके रिप्रेजेंटेटिव आके अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं। परंपरा यह है कि सबसे पहले यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति भाषण देते हैं और उसके बाद बाकी जितने देश बचते हैं, टोटल 193 देश मेंबर हैं, वो फिर अल्फाबेटिकली उनको बुलाया जाता है वहां पर। वो एक तरीका है। खैर, लेकिन ट्रंप साहब ने वो 15 मिनट की जो परंपरा है उसको तोड़ा और 1 घंटा भाषण दिया। मुझे लगता है कि वहां पर उन्होंने इमिग्रेंट्स की बात की, अमेरिका की इकोनॉमिक पावर की बात की, रशिया यूक्रेन वॉर की बात की, इजराइल हमास और कार्बन फुटप्रिंट, और कई लोगों पर आक्रमण किया, जिसमें यूरोपियन यूनियन पे आक्रमण किया, नेटो पे आक्रमण किया, इंडिया चाइना पे आक्रमण किया, लंदन के मेयर सादिक खान पे भी आक्रमण किया। और शायद ये उनका सबसे लंबा भाषण, 1 घंटे तक। परंपरा 15 मिनट की है। परंपरा को तोड़ दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। कई बार देखा गया कि कुछ नेता इसको लांघ जाते हैं, इस सीमा को। हालांकि इन्होंने कोई रिकॉर्ड तो नहीं बनाया ट्रंप ने, लेकिन यूएनओ के इतिहास में सबसे लंबा भाषण 1960 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो ने किया था, जो 4.5 घंटे की स्पीच थी। 2009 में लीबिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट गद्दाफी ने भी 1.5 घंटे से ज्यादा समय पर बात की, लेकिन इस बार 1 घंटे की अपनी स्पीच में कई मुद्दों पर जमकर बात की, बेबाकी से बात की, खुलकर बात की। रशिया यूक्रेन जंग पर, भारत और चीन पर, और साथ में देखा जाए तो नेटो कंट्री पे हमला बोला। खासतौर से इंडिया और चाइना पे हमला करते हुए कहा कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बाय द कंटिन्यूइंग टू परचेस द रशियन ऑयल, बट inexcusably even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which I found out 2 weeks ago and I was not happy. Think of it, they are funding the war against themselves. यानी कि यूरोपियन यूनियन के लोग भी जो तेल खरीद रहे हैं, वो रशिया की वॉर को खुद ही फंड कर रहे हैं, अपने खिलाफ फंड कर रहे हैं। 80वां सेशन है। आगे कहते हैं कि इट्स एम्बेरसिंग टू देम एंड इट वाज वेरी एम्बेरसिंग टू देम व्हेन आई फाउंड अबाउट इट, कि ये तो झूठ बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य रशिया से तेल और गैस खरीद रहे हैं। They have to immediately cease all energy purchases from Russia, otherwise we are all wasting lot of time. ये बातें उन्होंने वहां पर कही सारी की सारी। खैर, ये उसका एक पार्ट हो गया। लेकिन दूसरा पार्ट ये हुआ कि उन्होंने काफी बड़े जो आरोप हैं वो सब पर लगाए, जिसमें यूरोपियन यूनियन और नेटो पर भी हमला बोला। इसके अलावा लंदन के मेयर सादिक खान के ऊपर हमला बोला कि वो लंदन में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट की जो धारणा है, जो यूरोपियन यूनियन से निकल के आई है, उसको फर्जी और झूठा करार दिया है। और ये भी कहा कि अगर रूस शांति समझौते पर राजी नहीं होता तो और बड़े टैरिफ और सैंक्शन लगाने को हम तैयार हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि जब शुरू हुआ तो टेलीप्रॉम्प्टर चल नहीं रहा था, खराब हो गया। यूनाइटेड नेशन का टेलीप्रॉम्प्टर, कहा कि तुम्हारे सारे काम ही खराब हैं, तुम दरअसल कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते, सिवाय लेटर इशू करने के तुमने कुछ नहीं किया है।
तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अटैक उन्होंने कर दिया वहाँ पर। चलिए, अच्छी बात है साहब। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि फिर वो जो घुसपैठ के ऊपर तो बात करते ही हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स पे, सादिक खान के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। सादिक खान पाकिस्तानी मूल के आदमी हैं, लेकिन लंदन के मेयर हैं वो। जी हाँ। और कहा कि वो वहाँ पर शरिया की रूल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और सादिक खान एक्चुअली लंदन के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। और फिर कहते हैं कि मैंने बहुत खराब मेयर हैं, वो बहुत ही खराब मेयर हैं और बहुत ही खराब। लंदन पूरी तरह बदल चुका है, अब वो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं लंदन के अंदर। ये सच में अलग देश बन गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात जो उन्होंने कही, ये बड़ी कड़वी मुझे लगता है कि शायद बात कही है। ट्रंप पहले भी सादिक खान को कई मुद्दों के ऊपर, इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि लंदन में अपराध चरम सीमा पर है। मैंने उनसे वहाँ स्वागत में नहीं रहने को कहा था, वो आना चाहते थे, जैसा कि मुझे लगता था कि मैं चाहता था कि वो ना आए। खैर, ब्रिटेन ने भी उसका एक जवाब दिया है कि वहाँ पर ख़ास तौर से मेयर के ऑफिस ने, कि हम आपके जो नफ़रत भरे जो बयान हैं और जो नैरो माइंडेडनेस है, हम उसको अहमियत नहीं देना चाहते हैं। लंदन एक खुशनुमा शहर है, बेहतरीन शहर है, आपके अमेरिकन शहरों की तुलना में वो ज़्यादा सुरक्षित भी है। हमें खुशी है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ भी बसने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टिप्पणियाँ आ रही हैं ख़ास तौर से वहाँ पर, और भारत के ऊपर तो खैर बोला ही उन्होंने कि शर्मनाक ढंग से हम भी दरअसल तेल खरीद रहे हैं, चाइना भी तेल खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीद रहा है, और यूनाइटेड नेशन को भी नहीं छोड़ा कि ख़राब एस्केलेटर, आपकी सीढ़ियाँ काम नहीं करती हैं, टूटे हुए टेलीप्रॉम्प्टर हैं, तो आप क्या करोगे? आप ले दे के सिर्फ और सिर्फ लेटर लिख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा उन्होंने जर्मन की जेलों में 50% जो विदेशी कैदी हैं, ऑस्ट्रिया में 53%, ग्रीस में 54% और स्विट्जरलैंड में 72% जो है, उसको लेके भी उन्होंने बातचीत की है। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो थी उनकी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें कहीं, लेकिन उस परंपराओं को तोड़ने की उनकी आदी है, और वो 1 घंटा बोले, जो कि मुझे लगता है वो ठीक नहीं था। आते हैं एक दूसरी और अंतिम खबर के ऊपर, रेमिटेंसेस। भारत के H-1B वीज़ा के लोगों के ऊपर जो गाज गिरी है, तो अमेरिका अब उतरे लोगों को भारत की ओर से रिक्रूट नहीं कर पाएगा। वहाँ की जो टेक कंपनियां हैं वो भी भारतीयों को इतने बड़े वे में अब रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। ये बात तो अब बिल्कुल और बिल्कुल पक्की हो गई है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट इंडिया के ऑलरेडी डाउन हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स भी डाउन हो रहे हैं अमेरिका को, और साथ में एक्सपोर्ट डाउन होने से और साथ में रेमिटेंसेस अब डाउन होंगे, क्योंकि भारतीयों की तरफ से पैसा कम आएगा, H-1B वीज़ा के लोग नहीं होंगे। तो भारत के लिए चारों तरफ से खतरे नज़र आ रहे हैं कि हमें डॉलर का संकट बहुत जल्दी फिर से झेलना पड़ सकता है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ सकता है, रियलिटी में संकट बढ़ सकता है। और ये संकट अभी जिसको हम एंटिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे दरवाजे पे खड़ा है, और हमें चेत जाना चाहिए इस संकट को लेके कि रेमिटेंसेस में कमी का मतलब हालात ख़राब होंगे, और आईटी सर्विसेज के अंदर एक्सपोर्ट में कमी आती है, तो आप समझ सकते हो कि भारत के लिए फिर एक बहुत बड़ी सुनामी जो है वेट कर रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं आप। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।